एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के सालाना रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में, जिसमें ये खुलासा स्पष्ट होता दिखता है कि भारत के मध्य वर्गीय जो परिवार है या जो लोग हैं उनकी स्थिति बड़ा ही दयनीय हो गई है। रिपोर्ट के आंकड़ों पर गौर करिए तो सिर्फ और सिर्फ यह बात नजर आएगी कि मध्य वर्गीय जो परिवार है वो सिर्फ महंगाई की मार से परेशान नहीं है, महंगाई के मार से बेहाल और बेबोझ नहीं है, वो कर्ज के मकड़जाल में भी फंस चुका है। ईएमआई के बढ़ते हुए बोझ उसकी परेशानी को बढ़ाता चला जा रहा है। क्योंकि ये कोई सोशल मीडिया की रिपोर्ट से नहीं है या फर्जी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कोई रिपोर्ट नहीं है। यह रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का फाइनेंशियल रिपोर्ट है, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, जिसको अगर आप पढ़ते चले जाएंगे और इस रिपोर्ट पर अगर आप गौर करेंगे तो बहुत से खुलासे आपको होता हुआ दिखेगा। इसमें यह स्पष्ट होता है इस रिपोर्ट से कि भारत के मध्य वर्गीय और निम्न वर्गीय के लोगों की स्थिति इस वक्त में अच्छी नहीं चल रही है। 2014 में जब सरकार इस बात को कहते हुए आई कि अच्छे दिन आएंगे, लोगों को अब समस्याओं का समाधान के लिए भागना नहीं पड़ेगा, हर समस्या का समाधान सरकार चुटकियों में करते हुए नजर आएगी। ये सारी बातें 2014 और 19 में इस हिसाब से की गई कि एक न एक हर व्यक्ति प्रधानमंत्री के इस लोक लुभावन वादों के साथ जुड़ते चले गए, इस करिश्मा से चले गए कि इस बार, अगले बार नहीं तो इस बार। इस सारे कवादों के बीच आज जो अच्छे की जो बातें चल रही है वो किसी और इशारा कर रहा है। कहने के लिए तो आज भी लोग कहते हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन लोगों से पूछिए कि उसकी ज़िंदगी कितना मुहाल हो गई है, क्या कितना उनको ज़िंदगी बोझ लगने लगी है, ये परिवार चलाने वाले अच्छी तरह से जानते हैं। बहरहाल अभी हम बात कर रहे थे आरबीआई की उस रिपोर्ट के बारे में। जी हाँ, इस रिपोर्ट पर गौर करिए तो ये बात स्पष्ट नजर आएगा कि जो लोग की जो आमदनी है 60,000 से 85,000 प्रति माह के आय वाले व्यक्ति, उसका जो ईएमआई है उसकी आमदनी का 60% जो है वो ईएमआई में चला जा रहा है। उसकी आमदनी का 60% हिस्सा सिर्फ ईएमआई में चला जा रहा है। इस रिपोर्ट पर गौर करें तो अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि जिस परिवार का या जिस परिवार के मुखिया का उसकी आमदनी का 60% हिस्सा सिर्फ ईएमआई में चला जाए तो 40% में जो बचत है उसमें वो घर कैसे चलाता होगा। उसी खर्चे से उसको महंगाई जिस हिसाब से मोबाइल खड़ी है, जिस हिसाब से गैस के दाम बढ़े हैं, जिस हिसाब से सब्जियों और अनाज के दाम बढ़े हैं, जिस हिसाब से सरसों तेल और अन्य जरूरत के चीज़ों के दाम बढ़े हैं, उसको कैसे खरीदता होगा। और ऊपर से मेहमानों के मेहमान नवाजी, और अगर बीमार हुए तो दवाई और डॉक्टर के खर्च। उसके साथ सबसे बड़ा जो परेशानी है बच्चों के एजुकेशन के लिए जो जो अभिभावक परेशान रहते हैं उसका खर्च, एक बड़ी जिम्मेदारी। अब आप सोच सकते हैं जिसकी आमदनी 60,000 से 85,000 रुपया प्रति माह व्यक्ति है उसका ये हाल है, तो जो लोग मजदूर हैं और जिसकी आमदनी प्रतिदिन 250 से 300 रुपया या 400 रुपया के बीच में रहा हो, वो घर कैसे चलाता होगा। अंदाजा इस बात का लगाइए। और इस बात का खुलासा होता चला जा रहा है कि निश्चित तौर पर जो सरकारें कह रही है कि मैं 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहा हूं, वो सच होता हुआ दिख रहा है। भले वो 5-5 किलो अनाज ही क्यों नहीं हो, वो 20 किलो थैली में 5 किलो अनाज क्यों ना हो, ये सच होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जब 60,000 से 85,000 रुपया आमदनी प्रत्येक माह करने वाला व्यक्ति का हाल अभी वो हाल है, उसका जीना दुश्वार होता दिख रहा है। यही नहीं, इस रिपोर्ट को आगे पर गौर करें तो और भी भयानक बातें सामने आएगी, क्योंकि इसमें जो ईएमआई का जो जोखिम भरा जो
जो सब्जेक्ट होता है कि ये ईएमआई जोखिम वाला है कि नहीं, इस पे 6.4% लोग जो है जोखिम वाला ईएमआई के तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। यही नहीं, इससे भी और भी भयानक रिपोर्ट में इस बात का पता चलता है कि 10% ऐसे लोग भी हैं जो अपने आमदनी का 80% जो है आय वो ईएमआई में खर्च कर रहे हैं, यानी पूरी तरह से कर्ज के मकड़जाल में फंसता चला जा रहा है। और आपको जानकर और भी हैरानी होगी, क्योंकि जो आप होम लोन है या जो कर्ज है वो लेने में और व्हीकल लोन और दूसरे तरह का कर्ज लेने में मध्य वर्ग जो है वो आगे है। तमाम कर्जों पर गौर करिए तो 34% जो हिस्सेदारी आएगी वो मध्य वर्गों की होगी, यानी कर्ज के बड़े मकड़जाल में मध्य वर्गीय लोग लगातार फंसते चले जा रहे हैं। मैंने कहा कि किसको सुनाऊं, कौन सुनेगा, इसीलिए चुप रहते हैं। ये सारी बात आज लोग अपने आप में गुनगुनाते हुए नजर आते हैं। तो सवाल यह है कि इस समस्याओं से सरकार रूबरू है या नहीं है। निश्चित तौर पर जब आरबीआई की रिपोर्ट है और वो जो सार्वजनिक हुई है और दैनिक भास्कर, आज के दैनिक भास्कर ने इसको प्रमुखता से छापा है, तो निश्चित तौर पर आरबीआई की रिपोर्ट सरकार के पास पहले पहुंची होगी। वित्त मंत्रालय इससे पहले से वाकिफ हो गए। लेकिन कौन सी बातें हैं कि जिससे सरकार इसे छिपाना चाहती है और सब कुछ वेल, ऑल इज वेल है, ये बताना चाहती है। इसी को लेकर आगे बात बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़िए, हम आपको आगे ले चलते हैं कि यही नहीं, बैंकों की रिपोर्ट पर गौर करिए तो कोरोना से पहले भारत का 12.19 लाख करोड़ बैंकों में जमा थे। लेकिन कोरोना के बाद वर्तमान में जो व्यवस्थाएं हैं उसमें काफी कमी हो गई है, यानी आधे से ज्यादा में कमी आ गई है। तो सवाल यह है कि जो 12.19 लाख करोड़ रुपया थे उसमें जो क्या कमी आ गई, तो वो हो गई है 6.95 लाख करोड़ बच गई है। यानी जो 12.19 लाख करोड़ जो बैंकों में भारतीयों के जमा थे कोरोना से पहले, वो कोरोना के बाद यानी अब जो है वो 6.95 लाख करोड़ ही बचे हैं। तो लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो बैंकों में जमा करें। इसके कई वजह बताए जाते हैं। इसमें एक प्रमुख वजह है कि लोगों की आमदनी घटी है, लोग परेशान हैं अपनी 2 वक्त की जिंदगी चलाने के लिए, 2 वक्त रोटी के लिए और जिंदगी के जद्दोजहद को झेलने के लिए जो मशक्कतें करना पड़ रहा है वो जबरदस्त है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। रिपोर्ट यह बताती है कि 64,000 करोड़ रुपया लोग म्यूचुअल फंड में रखे हुए थे पूर्व में, लेकिन अभी इसमें इजाफा हुआ है। 1.60 लाख करोड़ रुपया जो है वो इस वक्त में लोग जो है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए हैं। आप तो सोच रहे होंगे कि अच्छी बात है कि लोग बैंकों के पैसे निकाल के म्यूचुअल फंड में जमा कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन इस रिपोर्ट को आगे देखें तो यह पता चलता है कि इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग म्यूचुअल फंड में है वो 95% लोग जो है मध्य वर्ग के लोग हैं। यानी लोगों के पास इन्वेस्टमेंट का और दूसरा कोई विकल्प नहीं बच गया, तो वो लोग मध्य वर्ग के जो लोग थे वो लोग म्यूचुअल फंड की तरफ अपना रुझान बढ़ा दिए। क्योंकि आपको मालूम है कि यदि स्वरोजगार करने की बातें आएगी, अगर एक दुकान खोलने की बात आएगी, तो जिस हिसाब से मार्केट में लगातार इसके जो कवायदे की जाती है, उनकी पगड़ी की जाती है, उनको पगड़ी जो है मांगा जाता है, वो अपने आप में बड़ी है। पगड़ी के बाद उनका दुकान में फर्नीचर की बातें होगी, उसके बाद उसका इन्वेस्टमेंट की बात होगी। ये सारी बात वर्तमान में मध्यवर्गीय जो परिवार है या उसके लोग हैं उसको वहन करने में असक्षम नजर आते हैं। उसके पास कोई विकल्प नहीं है, तो वो म्यूचुअल फंड की तरफ इशारा किए, उसकी तरफ वो माइल हो जाते हैं। आप होम लोन की तरफ बात करें तो 20,000 से 42,000 का प्रति माह आमदनी वाले जो होम लोन है उसके होम लोन लेने वाले
8% लोग हैं। लेकिन अब 42,000 से लेकर 60,000 रुपये तक के जो आमदनी करने वाले लोग हैं, वो 12% लोग होम लोन लिए हुए हैं, और 60,000 से 85,000 रुपये जो आमदनी करने वाले लोग हैं, वो 15% लोग जो है होम लोन में अपना ईएमआई को जमा कर रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि लोग चाहे छोटे हैं बड़े हैं, या तो होम लोन ले रहे हैं चाहे व्हीकल लोन ले रहे हैं। अगर आप गौर करें तो दोनों जरूरतें हैं। आज लोगों के पास वाहनों की जरूरत, चाहे मोटरसाइकिल हो या कार की, आज एक जरूरत का हिस्सा बन गई है। घर लोगों का एक सपना है। याद कीजिए जब सरकार ने कही कि 2022 में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जिसके पास अपना घर नहीं होगा, सब हवाई बात शामिल हुई और लोग अपने कर्ज लेकर अपना घर बनाने के सपने संयोजे हैं और लगातार कर्ज ले रहे हैं। तो जब आपकी आमदनी का 60% हिस्सा ईएमआई में चला जाए और 80% हिस्सा ईएमआई में चला जाए, तो जिंदगी कितना दुश्वार होगा, इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं। आप विकसित देशों की तरफ अगर गौर करें, अमेरिका में बात करें, तो अमेरिका में जो करोड़पति की जो संख्या बढ़ते चले जा रही है, जो उनके जो सबसे टॉप करियर है, उसमें इंजीनियर का जो है, उसमें जो आर्किटेक्चर का है, उसमें जो शिक्षक का है, ये सारे लोग वहाँ करोड़पति होते चले जा रहे हैं। भारत में तो ऐसे लोगों का अंबार लगा हुआ है जो 10,000 और 20,000 के बीच में नौकरी करने के लिए बाध्य है। आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका में ज़्यादा से जो ज़्यादा करोड़पति बने हैं, वो सरकारी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हुए हैं। यानी 60% से ऊंचा ज़्यादा लोग जो है वो सरकारी विश्वविद्यालय में पढ़कर करोड़पति बने हुए हैं। भारत की हाल तो और भी बेहाल है। यहाँ पर तो सरकार का विद्यालय का नाम सुन के लोग जो है नाक और मुंह दोनों सिकोड़ने लगते हैं। सरकारी विद्यालय को एक बोझ के रूप में देखते हैं। हमारा इशू अभी वहाँ नहीं है। मैं इस बात को इसलिए कोड कर दिया कि जो भारत में भी करोड़पतियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जहाँ कुछ लोग इतने करोड़पति और इतने ज़्यादा आमदनी वाले हो गए, जिस वक्त में कोरोना काल में लोगों के पास 2 वक्त की रोटी जुगाड़ करने दुश्वार हो रही थी, उस वक्त में आपदा में अवसर ढूंढने के लिए 2 अंबानी अडानी का जो संपत्ति बढ़ा है, उस पर अगर चर्चा करेंगे तो दिमाग चक्कर खा जाएगी। इतना ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी हुई। तो सवाल यह उठता है कि ये इसको देखेगा कौन? सरकार क्यों आंख बंद करके इन सब चीजों से वाकिफ होते हुए भी कुछ उपाय क्यों नहीं कर रही है? यह यक्ष प्रश्न बचा हुआ है। और जो बात राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठाते चले जा रहे हैं कि इस वक्त में जो लोगों का जो जिंदगी है वो दुश्वारियों से भरी है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको ट्रोल करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि क्या इससे पहले भारत की ये स्थिति थी? ये तमाम बातें जो है राजनीतिक गलियारों पे और सत्ता के इर्द गिर्द घूमती हुई बातें हैं, जो लोगों को तो या तो अच्छी लग सकती है या तो बुरी लग सकती है। लेकिन सत्यता यह है कि अभी जो लोग जिंदगी जो महंगाई के जो मार से और ईएमआई के जो मकड़जाल से फंसी हुई है, इससे निकलता हुआ उनका कोई सूरत नजर नहीं आ रहा है। तो हमारा ये वीडियोज कैसा लगा, अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, उससे नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।